वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केसवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप यहां पर देख रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसका आज ये 6th लेक्चर है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड और टाइप्स ऑफ आरएनए की, और साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी किए जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले जो आप ये पिक्चर जो देख पा रहे हैं, ये जो पिक्चर है ये है महान वैज्ञानिक जिनका नाम है जॉर्ज गैमो, जिन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में बात करी। इनका कहना था कि इट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजनस बेसेस इन एमआरएनए दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन। कहने का मतलब कि एमआरएनए के अंदर क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस मतलब न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है। किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो भैया इसका मतलब एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, जिस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। फिर दोबारा से समझे, मेन ये है कि आपके पास क्या है? एमआरएनए। उस एमआरएनए के ऊपर क्या मिलेंगे आपको? नाइट्रोजनस बेसिस या न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस आप बोल सकते हो। अब इनके पास क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। क्या सिंथेसिस करने के लिए? प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, ये जो सीक्वेंसेज हैं आपको मैं बताता हुआ चलूं, ये 3 बेसिस के होते हैं। ये डिटरमाइन किया था, मतलब इनका कहना यह था कि एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए 3 बेसिस की आवश्यकता होती है। मतलब द सीक्वेंस ऑफ 3 बेसिस डिटरमाइनिंग ए सिंगल अमीनो एसिड, जिसको हम क्या नाम देते हैं? कोडोन के नाम से जानते हैं। ये जो आपको महान शख्स नजर आ रहे हैं जॉर्ज गैमो, इन्होंने 20 अमीनो एसिड्स बताए थे। इन्होंने 20 अमीनो एसिड्स को कोड करके बताया था, और जो कोड थे वो 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स के थे। तो लगभग 64 कोडोन्स क्या हैं इन्होंने बनाए। तो इन्होंने 64 जो कोडोन्स बनाए वो किस तरीके से बनाए वो आपको मैं बताता हुआ चलूँ। ये मैंने अपने नोट्स में भी ये मेंशन किया हुआ है। तो फिजिसिस्ट थे जॉर्ज गैमो। टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने? 4, AUGC। ठीक है, और टोटल अमीनो एसिड कितने बनाए? 20। तो अगर मान लीजिए हम एक न्यूक्लियोटाइड लेकर चले, मान लीजिए एडेनिन ले लिया, और ये एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, तो इसका मतलब 4 ही यहाँ पर क्या बन पाएंगे? अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन हो पाएगी। रिक्वायरमेंट कितनी है? 20, जो कि इनसफिशियंट हो गई। तो इसका मतलब सिंगल कोडोन क्या नहीं कर सकता? अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। फिर उसके बाद क्या हुआ? 2-2 न्यूक्लियोटाइड लिए गए एक टाइम में ना, एक समय में 2-2 न्यूक्लियोटाइड लिए गए। तो 4 की पावर यहाँ पर 2 नजर आ रही है, तो 16 कोड। तो हमें बनाने कितने? 20। लेकिन ये भी क्या हो गया? इनसफिशियंट हो गया। लेकिन जब 3 न्यूक्लियोटाइड बनाए, मतलब 4 की पावर 3, तो 64 कोड्स बने। ये सफिशियंट हो गए, 20 अमीनो एसिड्स बनाने के लिए काफी थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोडोन्स होते हैं वो उनका नेचर कैसा होता है? ट्रिपलेट नेचर होता है। कोडोन्स का नेचर कैसा होता है? ट्रिपलेट होता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। मतलब कि 3 यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस मिलकर क्या करते हैं? एक कोडोन बनाने का काम करते हैं, जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करने का काम करेंगे। फिर आता है हरगोबिंद खुराना। नाम से ही समझ में आ गया होगा, इंडियन है। और इन्होंने क्या किया था? केमिकल मेथड डेवलप किया था, जिसमें इन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया था। वो भी डिफाइंड कॉम्बिनेशंस ऑफ बेसिस, मतलब होमोपोलीमर और कोपोलीमर, ये देने का काम किसने किया था? हरगोबिंद खुराना। तो होमोपोलीमर में देखोगे आप तो सारे के सारे बेसिस एक जैसे आपको नजर आ रहे हैं। कोपोलीमर में 2-2 बेसिस क्या है आपको यहाँ पर जोड़े में नजर आ रहे होंगे। तो पहला जो अमीनो एसिड है वो रिवील हुआ था, जिसका नाम क्या था? फिनाइल एलेनिन। और वो भी किसने खोज की थी? हरगोबिंद खुराना ने की थी। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कोडोन्स क्या होते हैं। तो कोडोन्स नॉर्मली ट्रिपलेट नेचर के होते हैं, और ये क्या करते हैं? पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करने का काम करते हैं। सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या था? जॉर्ज गैमो। क्या नाम था जी? जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो ने बताया कि जो कोडोन्स होते हैं ट्रिपलेट नेचर के होते हैं। तो ये बात भी क्लियर हो गई होगी आप सबको। फिर उसके बाद हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने होमोपोलीमर और कोपोलीमर की बात की थी। इन्होंने क्या किया? आरएनए मॉलिक्यूलर को सिंथेसाइज किया था केमिकल। तो होमोपोलीमर और कोपोलीमर बनाने का काम किया। तो सबसे पहले इन्होंने, अब यहाँ देख ही पा रहे होंगे, सबसे पहले इन्होंने क्या किया? फिनाइल एलेनिन, सबसे पहला जो अमीनो एसिड था जो कोड इन्होंने किया वो फिनाइल एलेनिन था। तो ये भी चीजें क्या है आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक और महान वैज्ञानिक आए जिनका नाम था
मार्सेल नेरेनबर्ग, इन्होंने सेल फ्री सिस्टम बनाने का काम किया था फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब सेल फ्री सिस्टम फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो महान वैज्ञानिक नजर आ रहे हैं मार्सेल नेरेनबर्ग, इन्होंने ही सेल फ्री सिस्टम दिया था ताकि डायरेक्ट क्या किया जा सके, प्रोटीन की सिंथेसिस की जा सके। और फिर लास्ट में इसके बाद सेवेरो ओकाओ, ये जो आपको साइंटिस्ट नजर आ रहे हैं इसका नाम क्या है, सेवेरो ओकाओ, इन्होंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या किया था, यूज किया था ताकि आरएनए को पॉलीमराइज किया जा सके विद अ डिफाइंड सीक्वेंस इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। तो ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक एंजाइम डिस्कवर किया जिसका नाम क्या था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, और जिसकी वजह से टेम्पलेट फ्री आरएनए क्या किए थे, इन्होंने फॉर्म करने का काम किया था। मतलब डीएनए के किसी भी टेम्पलेट की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, आरएनए फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा सेवेरो ओकाओ ने किया था। तो ये चीजें भी क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। अगर ये चीजें क्लियर हो गई हैं तो अब आप देखेंगे यहाँ पर 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स, यहाँ आप देख पा रहे होंगे 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला एलेनिन, फिर आर्जिनिन, एस्पार्जिन और एस्पार्टिक एसिड। इनके ना स्टार्टिंग के 3 जो आपको वर्ड्स हैं वो नजर आएंगे। एलेनिन में ALA, आर्जिनिन में ARG और एस्पार्जिन के अंदर ASN और वही एस्पार्टिक एसिड ASP, है ना। इस तरीके से ये सारे के सारे नाम दिए थे। सिस्टीन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, प्रोलिन, सेरिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन और वेलिन। ये 20 के 20 अमाइनो एसिड्स आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई कौन सा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ। सबसे सिंपलेस्ट अगर आप लोगों से पूछ ले, सबसे सिंपलेस्ट कौन सा है, सबसे सिंपलेस्ट जो अमाइनो एसिड है उसका नाम है ग्लाइसिन। उसका नाम क्या है, ग्लाइसिन है। कैसे स्ट्रक्चर होता है इसका, अगर देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, COOH, है ना, यहाँ ऊपर H लगाइएगा, यहाँ NH2 और नीचे क्या आ जाए H। ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सर हमने यहाँ पर देखा मिथियोनिन। मिथियोनिन को याद रखना है, क्यों, क्योंकि इसका डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर कैसे, मतलब एक तो ये स्टार्टिंग कोडोन है, और दूसरा देखो, एक तो स्टार्टिंग कोडोन हो गया और एक ये किस चीज को कोड करने का काम करेगा। अगर स्टार्टिंग कोडोन है मिथियोनिन तो इसका मतलब AUG क्या करता है, मिथियोनिन को कोड करने का काम करता है। इवन नंबर दूसरे सबस्ट्रेट के रूप में भी क्या है, ये काम करता है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर ये जो डायग्राम आपको जो नजर आ रहा है, ये जो कोडोन्स आपको जो नजर आ रहे हैं वेरियस अमीनो एसिड्स को, ये इस तरीके से प्राप्त किए गए थे। ये जो आपको नजर आ रहा है ना ग्राफ, ये एक प्रकार से हम पनेट स्क्वायर हम इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे देखो यूरेसिल लिखा, यहाँ पर भी U और फिर यहाँ पर भी, और इनको जब इस तरीके से जब कोड किया गया तो देखो U, इसका मतलब फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा। और ये सबसे पहले कोड किसने किया था, हरगोबिंद खुराना ने किया था, ये भी आपको याद है। UUC फिनाइल एलेनिन, देखो यहाँ पे U, यहाँ पे भी U, और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, C मिलेगा ना। तो ये इस तरीके से ये सारे के सारे कोड किए गए थे। इनमें से आपको क्या याद रखना है, तो मैंने आपको बता दिया 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो सबसे पहला फिनाइल एलेनिन को कोड करने वाला, है ना, यहाँ पर कोडोन आपको पता होना चाहिए कि फिनाइल एलेनिन को कोड करता है UUU और UUC। इसके अलावा स्टॉप कोडोन आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, UAA, UAG और UGA। और वही मिथियोनिन AUG क्या करता है, मिथियोनिन स्टार्टिंग कोडोन कहलाता है, ठीक है, और मिथियोनिन को भी कोड करता है। तो ये चीज क्या है आपको पता होनी चाहिए। तो ये इतना अगर आपने कर लिया तो इसका मतलब आपको ये चीज समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से आपको इस चैप्टर के अंदर डील करना है। अच्छा, अब चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे CBSE का हो, चाहे टीचिंग एग्जाम हो, है ना, चाहे एस्टेट हो, तो उसमें कम से कम ये चीजें तो आप लोगों को मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं बार बार। सबसे पहला AUG, इसको बोलते हैं मिथियोनिन, याद रखना है भाई सभी को। AUG क्या है, मिथियोनिन को कोड करता है। UGG ट्रिप्टोफान को कोड करता है। और स्टॉप कोडोन याद करने हैं, UAA, UGA और UAG। ध्यान रखिएगा ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। तो टोटल कोडोन कितने थे, 64। टोटल कोडोन कितने थे, 64। उनमें से 61 क्या करते हैं, प्रोटीन को कोड करने का काम करते हैं, और जो 3 है उनको क्या कहा जाता है, स्टॉप कोडोन कहा जाता है। और ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। टर्मिनेशन वाले एरिया में क्या है, ये आपको देखने को मिलता है। और वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा
मतलब किसी भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करने के लिए सबसे ज्यादा कोडन किसके पास है ना, तो आपको याद रखना LAS है ना, LAS। तो यहाँ पर L फॉर लाइसिन, A फॉर आर्जिनिन, S फॉर सीरीन, इनके पास 6 कोडन क्या है आपको देखने को मिलते हैं। आइसोल्यूसिन मतलब 3 कोडन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए तीनों तीनों नाइट्रोजन बेसिस सेम है, ए आ जाए तो ये लाइसिन को कोड करेगा, 3U आ जाए तो फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा, और जी आ जाए तो ग्लाइसिन, और सी आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोलिन को क्या करते हैं, कोड करने का काम करते हैं। मतलब ये वाली स्लाइड में आपको इतना तो क्या होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो समझ लीजिए कि आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या है, बन जाए। अब बारी आती है यहाँ पर सैलिएंट फीचर्स आपको बताने ना, सैलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो देखिए कोडन क्या होते हैं, ट्रिपलेट नेचर के होते हैं, 3 लेटर कोड्स। 61 कोड क्या करते हैं, अमीनो एसिड कोड करते हैं, और वहीं 3 कोडन्स क्या हैं, स्टॉप कोडन कहलाते हैं, मतलब ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। अच्छा, जेनेटिक कोड क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, मतलब सबके अंदर, आप सब ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, अगर आप बात करें फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन बॉडी, तो यू ये फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन हो। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर mRNA के पास क्या है, यू, इट मीन्स कि ये फिनाइल एलेनिन को कोड करने का काम करेगा। और वहीं माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन की अगर हम बात करते हैं, और या फिर कुछ प्रोटोजोन्स की हम बात करते हैं, तो ये कुछ एक्सेप्शन है, यहाँ पर आपको सेम देखने को नहीं मिलता है, और कोई पंक्चुएशन नहीं मिलती, मतलब कोई कोमा वोमा आपको देखने को नहीं मिलता, ब्रैकेट ब्रैकेट आपको देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब लगातार कंटिन्यूअस फैशन में क्या है, कॉन्टेजियस फैशन क्या है आपको देखने को मिलता है। जेनेटिक कोड कभी भी अपने आप को ओवरलैप नहीं करते, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि ये बेसिक फीचर्स हैं, आपसे मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन बना के देते हैं ना, तो ये सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ देखेंगे, अगर कोई भी अमाइनो एसिड है, एन अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन 1 कोडन, है ना, तो कोई भी अमाइनो एसिड है वो एक से ज्यादा कोडन के द्वारा अगर मान लीजिए कोड हो रहा है, तो ऐसे कोडन को हम क्या नाम देंगे, डीजनरेट कोडन के नाम से जानेंगे, ठीक है जी। जैसे आप देखें एक्सेप्ट AUG, क्योंकि AUG क्या करता है, केवल मिथ्योनिन को ही कोड करता है, UGG केवल ट्रिप्टोफान को ही कोड करता है, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन बाकियों के आपको क्या है, मल्टीपल क्या है कोडोन्स देखने को मिलते हैं। अभी तो बताए थे 6 कोडोन्स क्या है हमें देखने को मिल रहे थे, है ना। ये देखिए इस स्लाइड के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 कोडोन आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, है ना, लाइसिन के, आर्जिनिन के, सीरीन के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए मल्टीपल कोडोन्स हो सकते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए इसको डीजनरेटेड नेचर क्या है इनका आपको देखने को मिलता है। अगली बात आपको ध्यान रखनी है, जो जेनेटिक कोड होते हैं वो अनएम्बिगुअस होते हैं, मतलब स्पेसिफिक होते हैं। एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, ऐसा नहीं कि एक कोडोन मल्टीपल अमीनो एसिड को कोड करे, ऐसा नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा कि भाई एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। तो इसका नेचर कैसा हुआ, अनएम्बिगुअस हुआ, स्पेसिफिक हुआ। AUG का अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कस किया कि इसका डुअल फंक्शन होता है, मतलब एक तो ये मिथ्योनिन को भी कोड करते हैं, मिथ्योनिन को कोड करते हैं, और एज ए इनिशिएटर कोडोन का भी काम करते हैं। यूकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो मिथ्योनिन क्या है, फर्स्ट अमीनो एसिड है, फर्स्ट अमीनो एसिड, एंड फॉर्माइल मिथ्योनिन ये प्रोकैरियोट्स के अंदर बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा भाई, यूकैरियोट्स में तो मिथ्योनिन बनता है सबसे पहला अमीनो एसिड, और वही प्रोकैरियोट्स में पहला अमीनो एसिड फॉर्माइल मिथ्योनिन बनता है। तो AUG क्या हुआ, डुअल नेचर, इट मींस मिथ्योनिन को भी कोड करता है और साथ साथ में इनिशिएटर कोडोन भी कहलाता है। ये मैंने अपने नोट्स के अंदर लिखे हैं कुछ फीचर्स, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। सेलेंट फीचर्स अगर देख रहे हैं जेनेटिक कोड के, तो AUG स्टार्ट कोडोन, मतलब स्टार्टिंग पॉलीपेप्टाइड, सबसे आगे क्या है आपको ये देखने को मिलेंगे, डुअल फंक्शन है, मिथ्योनिन और इनिशिएटर कोडोन कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट, आपको स्टॉप कोडोन के बारे में पता होना चाहिए, इनको हम नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। UAA, UGA और UAG ये तीनों के तीनों स्टॉप कोडोन है, कोई भी अमीनो एसिड को क्या नहीं करते ये कोड, मतलब किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। जब ये अगर सीक्वेंस में देखने को मिल जाए तो समझ जाना कि प्रोटीन वहां पर बनना बंद हो जाएगा, प्रोटीन वहां पर बनना क्या हो जाएगा, बंद। नेक्स्ट, जेनेटिक कोड कैसे मिलते हैं, ट्रिपलेट नेचर के होते हैं। तीसरा पॉइंट भी आपको क्लियर करवा दिया था मैंने, और जॉर्ज गैमो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये नेचर बताने का काम किया। और वहीं जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, मतलब यहाँ पर जो एक कोड है वो एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, ऐसा नहीं है कि भाई सभी, मतलब एक कोड हो सकता है कुछ अमीनो एसिड को कोड करते हैं, है ना। एक कोडोन से एक ही अमीनो एसिड क्या होता है, कोड होगा, यह ध्यान रखिएगा इस चीज का। एक्सेप्शन सम प्रोटोजोआ माइटोकॉन्ड्रिया। जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, अनएम्बिगुअस होते हैं,
मतलब अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोन हो सकते हैं। जेनेटिक कोड कैसे होता है, डिजेनरेट होता है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये देखो यू जी जी सी जी जी यू जी 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 ए सारे के सारे चारों के चारों ग्लाइसिन को कोड करने का काम कर सकते हैं। कहने का मतलब एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोन हो सकते हैं, ठीक है भाई। और लास्ट में आपको ये बात याद रखनी है कि जो जेनेटिक कोड होते हैं ना, इसको हम रीड करते कॉन्टिजियस मैनर में, मतलब लगातार ऐसे ए यू जी 3 हो गए ना, 3 अगले पर याद करो, फिर 3 अगले याद करो, फिर इसके बाद 3 और अगले, तो मतलब बिना पंक्चुएशन के क्या है, इनको रीड किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक जो आपको जो यहाँ पर नजर आएगा वो आप देख रहे हैं म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना म्यूटेशन के बारे में, तो और ये हमने प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था। म्यूटेशन और जेनेटिक कोड की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा बिटवीन जीन्स एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय द म्यूटेशन स्टडीज। डिलीशन एंड रीअरेंजमेंट इन ए डीएनए में कॉज लॉस और गेन ऑफ ए जीन एंड सो एज ए फंक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के म्यूटेशंस आपको देखने को मिलते हैं। एक तो मिलता है आपका कौन सा, पॉइंट म्यूटेशन, और दूसरा मिलता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन में क्या है, अगर मान लीजिए मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया का बताया था, है ना, अगर मैं कहूँ ये GAG ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है और एक ही जगह क्या हो गया यहाँ पर चेंज हो गया, तो ये बन गया जी GUG ठीक है। अब ये किसको कोड कर रहा है, तो ये वैलिन को कोड कर रहा है। किसको कोड कर रहा है, वैलिन को कोड कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आरबीसी की जो शेप है वो कैसी हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है, जिस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया। और इंसर्शन और डिलीशन का मतलब क्या है कि एक या दो बेसिस एंटर हो जाए, या तो डिलीट हो जाए या फिर एंटर हो जाए, तो उस दौरान पूरा का पूरा फ्रेम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इस कंडीशन में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, हम कहते हैं। तो ये चीज भी आप लोगों को क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। क्यों पढ़ चुके हैं तो इसलिए मैं अगली स्लाइड पर आया हूं यहाँ पर। तो टाइप्स ऑफ आरएनए, अब अलग अलग टाइप के आरएनए क्या है हमें देखने को मिलते हैं। अब इनके अलावा भी होते हैं भाई, ध्यान रखना इस चीज का, जो मैंने लिख यहाँ पर दिखा रहा हूँ इनके अलावा भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एमआरएनए, सभी बच्चों को पता है कि एमआरएनए क्या है, मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं फॉर ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो मतलब टेम्पलेट प्रोवाइड करता है किस प्रोसेस के लिए, ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए, ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। ये जो महान व्यक्ति देख रहे हैं ना आप, ये फ्रांसिस क्रिक है। ये फ्रांसिस क्रिक है जिन्होंने क्या किया था, डबल हेलिक्स मॉडल देने का काम किया था। अच्छा, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए क्या है भाई, स्ट्रक्चर एंड कैटालिटिक रोल प्ले करते हैं फॉर द ट्रांसलेशन प्रोसेस। एग्जांपल याद रखिएगा 23S rRNA जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, और ये राइबोजाइम के तरीके से भी काम करता है, एक्ट एज ए राइबोजाइम। टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं भाई इसका, इसको एसआरएनए भी बोल सकते हैं, मतलब सॉल्युबल आरएनए। और ये क्या करते हैं, ये ब्रिंग अमीनो एसिड्स फॉर द प्रोटीन, मतलब ये क्या करते हैं, अमीनो एसिड को लाने का काम करते हैं ताकि प्रोटीन सिंथेसिस कराई जा सके, और साथ में जेनेटिक कोड को क्या करते हैं, रीड भी करते हैं। और फ्रांसिस क्रिक यहाँ पर पॉस्टुलेट क्या किया था, इन्होंने अडेप्टर मॉलिक्यूल के बारे में बताया था। और अडेप्टर मॉलिक्यूल किसको कहा जाता है, टीआरएनए को कहा जाता है, ट्रांसफर आरएनए को, जो कोड को क्या करता है, रीड करता है, मतलब जेनेटिक कोड को रीड करेगा, और साथ में अमीनो एसिड को क्या करेगा, अपने साथ लिंक करने का काम करेगा। तो अभी तक मैंने आपको टाइप्स ऑफ आरएनए में क्या बताया, मैंने बताया कि 3 तरीके के आपको यहाँ पर आरएनए देखने को मिल रहे हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए की बात करें यहाँ पर, तो ये क्या करते हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए टेम्पलेट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। बिना एमआरएनए के क्या नहीं हो सकता, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकती। आरआरएनए क्या है, राइबोसोमल आरएनए है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल क्या है आपको देखने को मिलता है। 23S rRNA जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, ये एज ए राइबोजाइम के तरीके से क्या करता है, काम करता है। और टीआरएनए जिसको ट्रांसफर आरएनए या फिर सॉल्युबल आरएनए के नाम से हम जानते हैं, तो ये अमीनो एसिड लेकर आने का काम करता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, और साथ में जेनेटिक कोड को रीड भी करता है। ऐसा कहने वाले कौन थे, फ्रांसिस क्रिक थे, जिन्होंने ये बात बताने का काम किया। इसलिए टीआरएनए को क्या कहा जाता है, एज ए एडेप्टर मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब आप देखेंगे कि टीआरएनए को एडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहा, है ना, और किसने कहा, ये फ्रांसिस क्रिक ने कहा। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि एक तो इनके पास क्या होते हैं, हैविंग एंटी कोडोन्स, इनके पास एंटी कोडोन्स होते हैं। नोडोक लूप आपको देखने को मिलती है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं किसके, कोडोन के। और वहीं दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर एन टू विच अमीनो एसिड बाइंड,
मतलब ये जो एंड आपको नजर आ रहा है 3' एंड, यहाँ पर अमीनो एसिड जाके क्या होती है, अटैच हो जाती है। ठीक है। राइबोजाइम बाइंडिंग लूप आपको देखने को मिलेगी, राइबोसोम बाइंडिंग लूप क्या है आपको देखने को मिलेगी नीचे, और एंजाइम बाइंडिंग लूप भी क्या है आपको देखने को मिलती है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको जो नजर आ रहा है 3D स्ट्रक्चर है ना, कैसा स्ट्रक्चर है ये, 3D स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहले क्या था, पहले की जो एनसीईआरटी थी उसके अंदर 2D स्ट्रक्चर क्या है बना हुआ था, और अब जो नई जो एनसीईआरटी आई है उसके अंदर आपको 3D स्ट्रक्चर क्या है देखने को मिलता है। तो ये नीचे देख लीजिएगा, ये आपको नजर आ रहा है नीचे क्या है, रेड में आपको क्या नजर आ रहा है, एमआरएनए, और ये जो आपको नजर आ रहा है एमआरएनए के पास क्या होता है, कोडोन्स, और वहीं ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये है टीआरएनए का, और इसके पास क्या होते हैं, एंटी कोडोन्स होते हैं। देखो ये अमीनो एसिड भी लेकर आ रही है और एंटी कोडोन्स भी हैं जो क्या करते हैं, कोडोन को रीड करने का काम करते हैं, और जिसकी सहायता से ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या है आपको देखने को मिलेगी। इनिशिएशन की अगर मैं बात करूं, एक और यहाँ पर टीआरएनए है, तो जिसको हम इनिशिएटर टीआरएनए कहते हैं। तो मतलब फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर टीआरएनए जिसको इनिशिएटर टीआरएनए के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर कोई टीआरएनए स्टॉप कोडोन्स के लिए नहीं होता। मतलब आपसे कोई पूछे कि अच्छा स्टॉप कोडोन के लिए भी कोई टीआरएनए होता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं। सेकेंडरी 2D स्ट्रक्चर की बात करें टीआरएनए की, तो ये क्लोवर लीफ की तरीके से दिखाई देता है। देखो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर बन सकता है, आपसे पूछे कि 2D स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, है ना, 2D मतलब 2 डायमेंशन आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे क्लोवर लीफ जैसा नजर आएगा। और 3D स्ट्रक्चर नजर आएगा तो इन्वर्टेड एल। तो टीआरएनए स्ट्रक्चर देख लें, अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको सिंगल चेन आपको नजर आएगी 5'3', इसमें 70-90 न्यूक्लियोटाइड्स क्या है आपको देखने को मिलते हैं स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है आपको देखने को मिलेगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या है आपको देखने को मिलता है। ये वाली आर्म को हम क्या बोलते हैं, टी-साइसी आर्म, जिसको हम ये क्या करते हैं, राइबोसोम के साथ बाइंड करते हैं। ये छोटी सी एक्स्ट्रा आर्म होती है यहाँ पर ये, ठीक है। और नीचे क्या है, एंटी कोडोन आर्म कहलाती है। और यहाँ पे ये डी आर्म है जो कि एंजाइम इन्वॉल्व होता है यहाँ पर टीआरएनए को चार्ज करने के लिए, ठीक है। और यहाँ ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म है। क्या इतना सारा आएगा क्या, नहीं, इतना सारा नहीं पूछेगा आपसे, केवल इतना पूछेगा कि एक तो स्ट्रक्चर बता दीजिए टीआरएनए का। टीआरएनए का स्ट्रक्चर अगर 2D पूछ ले तो क्लोवर लीफ बोलना, अगर 3D स्ट्रक्चर बोले तो इन्वर्टेड एल। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कितनी आर्म्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप कहेंगे यहाँ पर 4 आर्म्स क्या है मुझे देखने को मिलती है, एंटीकोडोन आर्म, डी आर्म, टी-साइसी आर्म, और इसके अलावा एक्स्ट्रा आर्म क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक, टीआरएनए के पास क्या होते हैं, कुछ अनयूजुअल बेसिस होते हैं, जैसे कि थाइमिन है, डाईहाइड्रोयूरिडीन, शूडोयूरिडीन। ये कहाँ देखने को मिलते हैं, एक आर्म में, जहां पर वो क्या करते हैं, राइबोसोम के साथ अटैचमेंट करने का काम करते हैं। तो ये है टर्सरी स्ट्रक्चर, फंक्शनल होता है, इन्वर्टेड एल शेप है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर फंक्शनल होता है। ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म है, नीचे एंटी कोडोन आर्म है। केवल ये आपको याद रखना है, ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है 3D स्ट्रक्चर, मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर आप इसको बोल सकते हैं। अब बारी आती है यहाँ पर नेम ऑफ स्ट्रक्चर। नेम ऑफ स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए को क्या कहेंगे, स्ट्रेट चेन, फीचर क्या है, स्ट्रेट चेन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, क्लोवर लीफ शेप, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, एंटी कोडोन होते हैं, अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म पाए जाते हैं, डी आर्म, और टी-साइसी आर्म क्या है आपको देखने को मिलते हैं, जिसको हम शूडोयूरिडीन के नाम से जानते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए की बात करें तो इन्वर्टेड क्या है आपको देखने को मिलेगा, एल शेप, फंक्शनल स्ट्रक्चर, और ये कैसे होते हैं, सॉल्युबल नेचर इनका होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है, क्योंकि काफी बड़ा सेशन हो जाएगा, तो अब हम फटाफट क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, ताकि जितना भी पढ़ा है वो सारी चीजें क्या हो जाए हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाए, है ना। तो 52 क्वेश्चन नंबर 52, देखो 51 तक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 52 क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग आर दी साइलेंट फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड। क्या ये डिजेनरेट होते हैं, बिल्कुल होता है। यूनिवर्सल होते हैं, बिल्कुल होता है। ट्रिपलेट नेचर है, बिल्कुल। तो ऑल ऑफ दी अबव क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये वाला सारा का सारा अभी मैंने बताया था आपको, तो ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 को अगर आप ध्यान से देखें तो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ एयूजी कोडोन। याद रखिएगा ड्यूअल नेचर होता है इनका। कैसा नेचर होता है, डुअल नेचर क्या है आपको देखने को मिलेगा। डुअल नेचर में क्या क्या आ जाते हैं, एक तो ये मिथ्योनिन को कोड करते हैं सर, हाँ जी बिल्कुल ठीक,
और एक ये इनिशिएटर कोडोन कहलाता है, ये कभी भी स्टॉप कोडोन नहीं कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ ए एंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशन कॉजेज सिकल सेल एनीमिया, किसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, बोथ ए एंड बी, या फिर ऑल ऑफ दी अबोव। तो मैंने आपको आंसर बताया था पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, है ना। जीएजी किस में कन्वर्ट हो जाता है, जीओजी में, जो ग्लूटामिक एसिड को क्या करता है, वैलिन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से आरबीसी की जो शेप है ना वो सिकल शेप की हो जाती है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पर, पॉइंट म्यूटेशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड। आपको बताना है कि कितने टाइप के आरएनए होते हैं जो स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, या फिर ऑल ऑफ दी अबोव। तो आपको बता देता हूं, अगर अमीनो एसिड की बात करें तो टीआरएनए लगा देना आंसर। क्यों, क्योंकि यही क्या करता है, अमीनो एसिड को कैरी करने का काम करता है। जब ये चार्ज होता है टीआरएनए तो ये अपने साथ 3' एंड पर क्या कर लेता है, अमीनो एसिड को जोड़ने का काम करता है। और जैसे ही एंटी कोडोन क्या करेंगे, कोडोन वाले रीजन को रीड करने का काम करेंगे, तो वहां पे वो अटैचमेंट क्या है आपको देखने को मिलती है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन आपको वहां पर देखने को मिलेगी। वो कराएंगे आपको ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द टीआरएनए बाइंड्स टू द अमीनो एसिड। आपको बताना है कि कौन सा पार्ट है टीआरएनए का जो अमीनो एसिड के साथ बाइंड करता है, एंटी कोडोन लूप, एक्सेप्टर एंड, या बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर एंड। एक्सेप्टर एंड किसको कहा जाता है बेटा, 3' एंड को कहा जाता है, याद रखिएगा इस चीज को। अब आता है क्वेश्चन नंबर 57, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए इज। सेकेंडरी स्ट्रक्चर पूछा है, ध्यान से याद रखिएगा, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, इन्वर्टेड एस, इन्वर्टेड वी, क्लोव लीफ शेप, या इन्वर्टेड एल। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्लोवर लीफ शेप। तो मगर जी एल शेप क्यों नहीं, इन्वर्टेड एल क्यों नहीं, क्योंकि ये टर्सरी स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर आपसे पूछे तो आपको बताना है इन्वर्टेड एल। अगर सेकेंडरी पूछे टीआरएनए का तो क्लोवर लीफ शेप। तो ये था आज का सेशन। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी का कोई भी डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड, या फिर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, या फिर किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि उसका सही जवाब आपको सही समय पर दिया जा सके। और आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आपको फिर दोबारा से कह रहा हूँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम जुड़ सकें। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।